हैजा एक संक्रामक रोग। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आज हम सभी लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसके फैलने का कारण क्या है और इसकी अवधि क्या है और कैसे इस संक्रामक बीमारी से हम बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में उपरोक्त इन्हीं तथ्यों पर हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। हैजा, सभी लोग इसका नाम जरूर सुना होगा और जानते भी होंगे। हैजा या इसे कालरा या इसे विषुचुका, तीन नामों से इसे जाना जाता है। हैजा, कालरा, विषुचुका, ये एक ही बीमारी के नाम हैं जो गंदे पानी, गंदे भोजन या संक्रमित रोगी के द्वारा ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और इसका जो जीवाणु है वो आंतों पर प्रभाव डालता है, आंतों में विष पैदा कर देता है और व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। इसका जो वाहक जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कालेरी। इस बैक्टीरिया के द्वारा ये संक्रमण रोग फैलता है। कैसे फैलता है, आइए उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी कारणवश दूषित पानी या दूषित भोजन या सीवर के गंदे पानी से उगी हुई सब्जियां या रोगी किसी कारणवश जो हैजा का रोगी है उसके संपर्क में आने से, उसके कपड़े आदि का इस्तेमाल करने से ये संक्रामक बीमारी आसानी से एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। और जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो इसका जो बैक्टीरिया है विब्रियो कालेरी, वह आंतों में विष पैदा कर देता है, जिससे व्यक्ति को बहुत पतले दस्त और उल्टियां होने लगती हैं, पैरों के निचले भाग में ऐंठन होने लगती है और वह व्यक्ति कालरा का शिकार हो जाता है। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है ये जो जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है हैजा, ये व्यक्ति के मल में उसके द्वारा जो उल्टियां होती हैं उसमें इसके कीटाणु उपलब्ध रहते हैं। और गंदी जगहों में, जो गंदी जगह हैं जहाँ पर साफ सफाई अच्छे से नहीं है, चाहे वो हमारा खेल का मैदान हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारे पानी के स्रोत हो, उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद रहता है। और जब इसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो उसे संक्रमित कर देता है। लेकिन जब तक इसको हम भोजन या पानी के माध्यम से अपने शरीर के अंदर नहीं ले जाएंगे तब तक ये नहीं फैलता है। आज के संक्रामक रोग कोरोना जैसा नहीं है कि छूने से या संपर्क में आने से भी फैल जाता है। हैजा के मामले में ऐसा नहीं है। इसका बैक्टीरिया तभी आपके अंदर प्रवेश करेगा जब आप दूषित भोजन या दूषित पानी अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे, तभी ये हमें संक्रमित करेगा। किन किन स्थानों में या कहां कहां पर इसके अधिक फैलने की संभावना रहती है या इसका क्या कारण है इस संक्रामक रोग के फैलने के। ऐसे भीड़ भाड़ के स्थान जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे किसी मेले का आयोजन हो गया, कोई सार्वजनिक स्थान हो गया, शादी विवाह के स्थल या समारोह जहां पर बहुत सारे लोग उपलब्ध हों, भीड़ भाड़ के स्थानों पे ये संक्रामक रोग के फैलने की अधिक संभावना
रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनके द्वारा अगर किसी कारणवश भोजन को या पानी को प्रदूषित कर दिया गया तो ये बड़ी आसानी से दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही तरह का भोजन और एक ही तरह का पानी या एक ही तरह के पर्यावरण में रहने के बावजूद किसी को ये संक्रामक रोग हो जाता है और किसी को नहीं होता है। तो हम सभी लोगों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से जल्दी से प्रभावित हो जाता है और कुछ लोग किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से जल्दी से प्रभावित नहीं होते हैं। उनके बॉडी में जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है उस बैक्टीरिया को मार देता है, तो वो व्यक्ति संक्रमित होने से बच जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है और वो आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। तो भीड़ भाड़ के स्थानों में हमें जाने से बचना चाहिए। गंदा भोजन और गंदा पानी, बासी खाना, बिना ढका हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सीवर लाइनों में उगी हुई जो सीवर के पानी से या गंदे पानी से जो पैदा की हुई सब्जियां हैं उनको हमको अपने भोजन में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। गंदे पानी से बने बर्फ का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं और अपने आसपास की जो गंदगी है उसमें भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है और आसानी से ये संक्रमित कर देता है। इसकी जो अवधि काल होती है, अगर किसी व्यक्ति में ये बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो प्रवेश करने के कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यह 1 से 2 दिन ही रहता है। इसका जो बचाव है, सावधानी, स्वच्छता ही इसका बचाव है। हमें अपने आसपास के स्थानों को, अपने घरों को, बिस्तर को, कपड़े को अच्छे से साफ रखना चाहिए। ताज़ा एवं गर्म भोजन करना चाहिए। उबला हुआ पानी ही छानकर पीना चाहिए। खुले में शौच से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम खुले में शौच करते हैं तो मक्खियों के द्वारा इस बैक्टीरिया को खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचा देती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अपने घरों को खूब अच्छे से साफ करना चाहिए। घरों के फर्श में फिनाइल डालकर साफ करना चाहिए। अगर घर में कोई रोगी है तो उस रोगी के कपड़े को, बिस्तर को साफ करना चाहिए। उसके कपड़े को गर्म पानी में धोना चाहिए। उस रोगी के, अगर रोगी शौचालय का इस्तेमाल करता है, उसके बाद जिन नल का या टोटी का भी इस्तेमाल करता है, उसको भी खूब अच्छी तरह से संक्रमण रहित कर देना चाहिए। उसके बैक्टीरिया को मार देना चाहिए। केमिकल से या ऐसे फिनाइल से धुलना चाहिए जिससे उसका बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, या सैनिटाइज़र अल्कोहल से भी हाथों को और टोटी वगैरह को अच्छे से साफ कर देना चाहिए ताकि उसका बैक्टीरिया वो मर जाए। और बाहर की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आधा पका या अधपका भोजन से भी हमें बचना चाहिए। और अगर किसी स्थान पर हैजा या कालरा या विसूचिका फैल गया है, ये सभी एक ही बीमारी के नाम है और इनका जो कारक बैक्टीरिया है वो विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया है।
अगर कहीं पर ये फैल गया है तो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। अगर घर में किसी को हो गया है तो अन्य सदस्यों को इसका टीका, वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि इसका जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है आपके शरीर में आसानी से प्रवेश न कर पाए। अगर हैजा प्रभावित क्षेत्र में किसी कारणवश अगर आपको जाना है तो वहाँ जाने से पहले आपको इसका टीका डॉक्टर की सलाह से अवश्य लगवाना चाहिए। अपने मर्जी से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह से टीका नहीं लगवाना चाहिए। इस टीका का जो प्रभाव है वो 3 से 6 महीने तक रहता है और उसके बाद फिर इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर अगर बाद में आप इससे प्रभावित हैं तो डॉक्टर की सलाह से पुनः इस टीकों को आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास या आपके घर में हैजा से प्रभावित हो गया है तो उसमें बहुत पतले दस्त होते हैं, उल्टियाँ होती हैं, पैरों के निचले हिस्से में ऐंठन होती है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब कम होता है, शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। उल्टी और दस्त होने से सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे जो खनिज तत्व होते हैं उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो एक तरह से निर्जलीकरण हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाता है और पानी की कमी होने से जो महत्वपूर्ण जो लवण होते हैं वो भी हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि शरीर में, हमारे रक्त में अम्ल की अधिकता हो जाती है और अगर इसमें समय से इलाज न किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और कभी कभी हो भी जाती है। तो एक ये गंभीर बीमारी है, इस पर कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ऐसे विकासशील देशों में या जिन देशों में अधिक अच्छे संसाधन नहीं है, पानी के अच्छे स्रोत नहीं हैं, वहाँ पर या गरीब देशों में ये एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ी समस्या है। सावधानी करके ही हम बच सकते हैं। अगर कोई मरीज आपके आसपास ऐसा हो गया है तो उसको उसके अंदर पानी की कमी ना होने दें। उसके लिए ORS का घोल, आप लोग सुनते होंगे कि उसको रोगी को पिलाना चाहिए। तो ORS क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ORS, इसमें 3 जो अक्षर हैं इनका अपना एक मतलब है। O का मतलब है ओरल, R का मतलब है रीडिहाइड्रेशन और S का मतलब है साल्ट। इसका मतलब होता है ऐसा जल जिसमें बहुत सारे लवण घुलनशील हों और उसका प्रयोग मुंह के द्वारा किया जाता है। मतलब ORS एक ऐसा घोल है जिसमें बहुत सारे लवण या साल्ट मिले होते हैं और जिसका प्रयोग मुंह के द्वारा किया जाता है, जिससे हम शरीर के अंदर पानी की पूर्ति को पूरा कर सके। अब इसको हम ORS के घोल को मार्केट से भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम घर में बनाना चाहें तो भी इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसकी जो बनाने की विधि है, 4 कप पानी ले लें, उस पानी में 6 छोटे चम्मच उसमें चीनी मिला लें, थोड़ा सा उसमें थोड़ा से उसमें नमक मिला लें और उसको अच्छे से मिला के उसका घोल बना लें और ये आपका ORS तैयार हो गया है। इसके पीने से फिर शरीर में पानी की जो कमी है वो नहीं रहेगी। इसको रोगी को पीते रहना चाहिए। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी के साथ नींबू और शहद मिला के उसमें
हल्का से नमक डाल के भी पी सकते हैं। दही में या मट्ठा में जीरा या मेथी का पाउडर मिला के भी उसको हम पी सकते हैं। मेथी भी हम उसमें खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं। प्याज में काली मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना लें, उसको भी दिन में 2 से 3 बार तक हम खा सकते हैं। लेकिन अगर मरीज को परेशानी बढ़ रही है, उसको तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही सब उसके बचाव के उपाय हैं और अच्छे से साफ सफाई भी रखनी चाहिए। अगर उपरोक्त इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हैजा के जीवाणु विब्रियो कैलेरी से हम लोगों को बचा सकते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक दूसरे में फैल जाता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को फैलने वाला रोग है, उसे ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो एक बार फिर से क्या करना है, गंदा पानी नहीं पीना है, गंदा भोजन नहीं करना है। अगर कोई हैजा का मरीज है तो उसके संपर्क में नहीं आना है। आसपास खूब सफाई रखना है। गंदे पानी के बड़े बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। गंदे चीज़ों से पैदा हुई सब्जियां नहीं खानी है। सब्जियों को अच्छे से धुल के खाना है, अच्छे से उसको पका के खाना है और घरों में अपने हमको साफ सफाई रखना है। अपने हाथों को अच्छे से धुलना है। खाने के पहले, शौच के बाद अपने हाथों को खूब अच्छे से साबुन से धुलना है। तो उपरोक्त इस संक्रामक बीमारी से हम बच सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।